U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too, at bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East. Owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent. तमाम पार्टियों ने इस बात का इरादा किया है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन धांधली ज़दा इलेक्शन था। इन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत रहने का मजीद कोई हक हासिल नहीं है। उनको फौरी तौर पर मुस्ताफी होकर असर-ए-नौ इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। मैं आपको खबरदार करना चाहता हूँ कि इस दफा अगर खान ने हुक्म दिया तो हम तैयारियों के साथ गुलिया खाने आएंगे, हम पहले गुलिया खाएंगे। ये भी सोच पाई जाती है कि सिंह साहब ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया था, हर दफा लोगों को पैसे देते थे। बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उससे बड़ी तादाद में आएंगे। ये उम्मीद है कि बीगी की नहीं, पाकिस्तान तारीख इंसाफ की ये तारीख की सबसे बड़ा जलसा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज 5 फरवरी है और आज पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां कश्मीरी है, जहां जहां पाकिस्तानी है, वहां पे योम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। और आज पूरा पाकिस्तान एक आवाज होकर कह रहा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब इशू यह है कि हम हमेशा कश्मीर की आज़ादी के लिए या कश्मीर को पाकिस्तान के साथ शामिल करने के लिए दुनिया की तरफ देखते हैं और बड़ी बड़ी जो अक़वाम हैं, हमारे जो बड़े दोस्त हैं, उनकी तरफ देखते हैं कि अमेरिका आएगा, रशिया आएगा, यूरोपियन यूनियन आएगी, इस्लामी दुनिया आएगी और कश्मीर के मामले में हमारी मदद करेगी। लेकिन दुनिया की सूरत हाल ये है कि आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गजा के ऊपर कब्जा करने का ऐलान कर दिया। अब हम कश्मीर के लिए दुनिया का इंतजार कर रहे हैं और ट्रंप साहब जो पूरी दुनिया को गजा की तरफ ले जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में, इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है, कश्मीर कहां स्टैंड करता है और क्या आलम इस्लाम को खड़ा होकर कश्मीर के साथ साथ फ़लस्तीन और फ़लस्तीन के साथ साथ कश्मीर के लिए एक आवाज़ हो के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा या नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के शो में हम ये भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 2024 के इलेक्शंस को धांधली ज़दा करार दे दिया है और उन्होंने कहा जी इस गवर्नमेंट को घर चले जाना चाहिए और नए इलेक्शन होने चाहिए। अब सवाल यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी 8 फरवरी 2024 को ही इलेक्शन हुआ था, तो क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को धांधली ज़दा नहीं समझते? वो ये समझते हैं कि वहां पर इलेक्शन जेन्युइन था और सिर्फ वफाक के या पंजाब के अंदर जो इलेक्शन हुआ वो गलत है और सिर्फ इतनी गवर्नमेंट तब्दील होनी चाहिए, वहां पर तब्दीली नहीं आनी चाहिए। यह भी एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ 8 फरवरी का जलसा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत जज्बाती है इसके मामले में और आज उन्होंने कहा कि हमारे पास एक प्लान बी है। अगर लाहौर में मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जलसे की इजाजत ना दी गई तो फिर तमाम इजला के अंदर हम एक खौफनाक किस्म का जलसा करेंगे। तो गवर्नमेंट को अंदाजा नहीं है कि बजाय इसके कोई एक जगह जलसा होने दें और अगर वो एक जगह जलसा नहीं होता तो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसे बिखर जाएंगे, तो गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। राना एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। और सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, JUI के साथ ताल्लुक है इनका, कोयटा में इस वक्त है। कामरान भाई आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइएगा कि मौलाना ने कल असद कैसर साहब के अशाइये में खड़े होकर कहा कि ये 2024 का इलेक्शन धांधली ज़दा है, तो खैबर पख्तूनख्वा का जो इलेक्शन है वो भी तो 2024 में हुआ है, वो भी धांधली ज़दा है कि नहीं? जी बिल्कुल धांधली ज़दा है। ये हमारा बिल्कुल पहले दिन से ये है कि सिर्फ एक सूबे में नहीं या 2 सूबों में या 3 सूबों में नहीं, पूरे मुल्क में जो है ना, पूरा मुल्क एक इंतज़ाम के तहत जो है चल रहा है। और इसमें धांधली जो है ना हर जगह पे हुई है, कहीं पे हमारे साथ हुई है, कहीं पे किसी और के साथ हुई है। नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कि किसी को कुछ देनी थी, किसी को कुछ देनी थी, उस स्कीम के अंदर जो आ गया उसको उन्होंने वो अकोमोडेट किया हुआ। और हम तो पूरे इलेक्शन को धांधली ज़दा कहते भी हैं और ये पहले दिन से हमारा स्टांस है। लेकिन कामरान साहब इशू ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेनिफिशरी है उस धांधली की, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर आप एक तहरीक चलाना चाहते हैं उस पार्टी के साथ जो बेनिफिशरी है पूरे एक सूबे के अंदर। देखिए अभी तक तहरीक की बात नहीं हुई है, अभी तक सिर्फ जो कल का एलामिया है मैंने सुना। मैं क्योंकि कोयटा में था, मैं खुद मौजूद नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि बात हुई है या नहीं हुई है, मगर मैंने एलामिया की बुनियाद पर ये कहता हूँ कि जो है ना उसमें जो मुझे मौलाना की बातों से जो है 3 बातों की समझ आई है।
एक ये जो इलेक्शन की 8 फरवरी के इलेक्शन थे, धांधली ज़दा थे 8 फरवरी वाले, तो जाहिर है उसमें उन्होंने कोई उसकी जो ना जुजियात की बात नहीं की उसमें कि कहीं पे जो ना धांधली ज़दा थे और कहीं पे धांधली ज़दा नहीं थे। दूसरा, इस हुकूमत को मुसल्लत रहने का हक नहीं है, और तीसरा नए इलेक्शन। तो नए इलेक्शन भी पूरे मुल्क में, और मुसल्लत रहने का तो हुकूमत जो भी जहाँ पे भी हुकूमत है उसमें किसी को मुसल्लत रहने का हक नहीं है, वो तमाम की तमाम इंक्लूडिंग जो है ना वो सेंट्रल की जो हुकूमत है वो भी, और ये घर जाए और इलेक्शन नए हों। और फिर इसके बाद एक चौथी बात भी होनी चाहिए कि चौथे इलेक्शन जो है, जो नए इलेक्शन हो वो उस तरह से ना हो उसमें इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है वो माइनस हो, ये भी जरूरी है। अब देखिए कामरान साहब, वाकई अगर धांधली ज़्यादा इलेक्शन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खुद भी ये समझ रही है, जाहिर है वो क्लेम भी कर रही है, और उन्हीं के इशाइये में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये फरमाया, तो अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती धांधली ज़्यादा है तो सबसे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर धांधली ज़्यादा असम्बली है उससे मुस्ताफ़ी हो जाए वो। मैंने एक और जो शुरू में जब हमारा वो मतलब करीब आए थे, हमारी तलखियाँ काफ़ी कम हो गई हुई हैं। अब वो उस तरह की फायरिंग नहीं होती जिस तरह से पहले कभी किसी ज़माने में होती थी। तो पहले भी मैंने इनको कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने तौर पे अनाउंस कर दें कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा में ऑडिट करवा लें इलेक्शन का। इससे जो है वो बाकी मुल्क में भी असर पड़ेगा। शुरू में जो है कुछ दोस्तों ने इससे एग्री किया था, मगर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, इकट्ठा ऑडिट अगर होगा तो इकट्ठा होगा। 20 सीटें खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी हैं जिसमें 2000 से कम में जो ना हमारा और उनके दरमियान मार्जिन है। उसमें से 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें 1000 से कम है। मौलाना के बेटे का असद महमूद का 555 पे, और 2-3 इसमें जो है ना पोलिंग स्टेशन ऐसे जहाँ पे सिरे से पोलिंग हुई नहीं है। तो ये सारा कुछ जो है जाहिर है कि किसी न किसी तरह से तो मैनेज हुआ होगा ना। तो हम जब एक असूल पे पहुंच जाते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए तो फिर पूरे मुल्क में होना चाहिए। धांधली हुई है तो पूरे मुल्क में होनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखें आपके सामने है अभी कामरान मुर्तज़ा साहब जो इस वक्त आपके इत्तेहादी भी हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको। वो खुद ये कह रहे हैं जी कि केपी के अंदर धांधली हुई थी, और उनका 20 सीटें ऐसी है जिसके ऊपर तो बहुत मार्जिन कम है, और हमारी सीटें लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले कर दी गई, और किसी जगह ऐसा मार्जिन है जो 1000 से भी कम है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं सर कि वो तो आपके इत्तेहादी खुद क्लेम कर रहे हैं, तो वहाँ से ऑडिट करें ना आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इया का नाबुदो व इया का नस्ताइन। देखिए मौलाना साहब ने जो कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये एक पॉइंट है जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI एग्री करती है कि इलेक्शंस में धांधली हुई है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ फाफन के लिहाज से टोटल अगर आप देखा जाए तो KP में जो नेशनल असम्बली है उसमें 8 सीटों के अंदर पिटिशंस दायर हुई है। 8 है, उनमें से मेरे ख्याल में एक शायद JUI की है या शायद 2 मैक्सिमम है। उसके अलावा जब हम उसके बाद KP की असेंबली जो सूबाई असेंबली है उसमें टोटल 29 सीट्स हैं जिनके ऊपर पिटिशंस फाइल हुए हैं। उन 29 में से 25 PTI ने की हुई है, पीछे 4 रह गई। उन 4 में से मेरे ख्याल में 2 या 3 JUI की है और एक किसी और की है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो हम भी यही कह रहे हैं कि ये जो KP के अंदर सबसे ज्यादा जो पिटिशंस दायर हुई हैं अगेंस्ट धांधली वो PTI की हैं। पंजाब के असेंबली में इस वक्त आउट ऑफ 175 जो दायर शुदा वो सारी चीजें मिलाकर है, उनमें सिर्फ 5% को आज तक देखा गया है। इस्लामाबाद जहां आप बैठे हुए हैं जो दारुल खिलाफा है पाकिस्तान का, वहां पे 3 सीटें, तीनों के अंदर 0 प्रोग्रेस है। तो क्या ये इलेक्शंस धांधली शुदा हैं? या बिल्कुल धांधली शुदा हैं, लेकिन KP में नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा हमने खुद पिटीशन दायर की है, हमने भी पिटीशन दायर की है कि धांधली हुई है, तो इसका मतलब है धांधली हुई है। अब जबकि 2/3 मेजॉरिटी के बावजूद हमने 3/4 मेजॉरिटी है, नॉट 2/3, 3/4 मेजॉरिटी है। आई एम जस्ट वांट टू करेक्ट, नहीं मान रहे, मैं करेक्ट कर रहा हूँ। नहीं, वो ये नहीं कर रहे, उन्होंने कहा 2-3 सीटों की बात की और उस पर उन्होंने 2-3 सीटों की बात की और उस पर उन्होंने दायर भी किया हुआ है, ये नहीं कि उन्होंने दायर किया। तो जितनों पे उन्होंने दायर किया, अच्छा उन्होंने बलूचिस्तान में इससे ज्यादा दायर किए हुए हैं। उन्होंने बलूचिस्तान की जो प्रोविंशियल असेंबलीज में उन्होंने मेरे ख्याल में 8 या 6 में उन्होंने अपनी पिटीशन दायर की और जो नेशनल है उसमें भी ज्यादा किया। तो ओवरऑल उन्होंने ज्यादा धांधली बलूचिस्तान के अंदर उनके लिहाज से जो उनके वोट चीज है। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है, क्या ये इलेक्शंस, इस इलेक्शन को छोड़ दें, क्या पाकिस्तान में कोई इलेक्शंस मां सिवाय
1971 के, फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट थे? नहीं थे। 2018 का तो हुआ था नहीं, कोई फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं था, कोई भी नहीं था, नॉट अ सिंगल वन आफ्टर 1971। लेकिन 1971 का फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस ने जो रिजल्ट दिया था, वो रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये होगा। उनका ख्याल था कि भुट्टो साहब जीत जाएंगे, क्योंकि भुट्टो साहब ने कहा था कि मैं ये और मैं वो, तो वो जो बताए वो नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर जो सबसे मकबूल तरीन बंदा था उसको हटा के जो सेकंड था, मतलब जो हारा हुआ बंदा था, उसको लाके बिठा दिया। ठीक है, उसके बाद से इन्होंने प्री पोल मैनिपुलेशन शुरू हो गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान को अगर आपने आगे बेहतर करना है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन जीता है, पाकिस्तान के सिस्टम को, जो कि इमरान खान ने अपने लेटर में पहले लिखा है, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट। वो सही आपकी बात हो, जब तक इलेक्शन ठीक नहीं होगा, जमहूरियत ठीक नहीं होगी, जमहूरियत ठीक नहीं होगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं। राना साहब, ये देखिएगा कि आपके सामने आप मौलाना फजलुर रहमान साहब तो आपके इत्तेहादी थे और 26वीं तरमीम भी उन्होंने पास की आपके लिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उन्होंने अपने साथ बिठाया। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मेरा ख्याल है थक चुके हैं और उन्होंने कह दिया जी कि अपना बोरिया बिस्तर संभालें और निकलें इधर से, क्योंकि नए इलेक्शन करवाएं। मैं इस सिस्टम को नहीं मानता, धांधली ज़्यादा है। तो कहाँ स्टैंड करते सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर तो इलेक्शनों को ठीक कराना है तो बिल्कुल उसके लिए बैठा जा सकता है। 2029 में जो इलेक्शन होंगे उसकी तैयारी हमें अभी से शुरू कर देनी चाहिए, और पार्लियामेंट वो प्लेटफॉर्म है जहां सब लोग तजवीज़ दें कि 2029 जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उनको किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं, क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं, आपस में सारे मिल बैठ के मशावरत उसके ऊपर की जा सकती है, और इसके लिए हम ओपन हैं। देखें, बाकी जो अगर ये 2024 के इलेक्शन के हवाले से अगर ये कोई मूवमेंट चलाना चाहते हैं, वो मूवमेंट जो है वो अदालतों में या इलेक्शन कमीशन में चलाएं, वहां उसका जो है वो बेहतर नतीजा नजर आएगा। देखें, अगर हुकूमत को ये गिराना चाहते हैं या चाहते हैं नहीं, कौन सी अदालतें हैं? यही तो ये गवर्नमेंट कह रही है कि आप अदालत भी अपनी मर्जी की लेके आ रहे हैं। देखें, अदालत हम अपने आ चुके हैं, लेके आ रहे हैं। 26 नहीं, देखें, बात ये 26वीं आईनी तरमीम तो हमने सबने मिलके जो है ना उसको पास किया, तो वो तो फिर अगर हम अपनी मर्जी की ला रहे हैं तो उस मर्जी में फिर सभी शामिल हैं, सवाए पीटीआई के जो थोड़ी किसी हद तक वो भी शामिल होने जा रहे थे, एंड में फिर नहीं हुए। नहीं, वो है सुप्रीम कोर्ट का इशू, यहाँ पे हाई कोर्ट का इशू बन रहा है सर, वो आपके सामने है। देखिए, हाई कोर्ट के इशू पे कोई एक बंदा आके कह दे कि ये आइन और कानून के मुताबिक काम नहीं हो रहा, कोई भी ये नहीं कह रहा कि आइन और कानून के मुताबिक काम नहीं हो रहा। जब आइन और कानून के मुताबिक काम हो रहा है और जजेस ने भी आइन और कानून का हल्फ लिया हुआ है, तो फिर इसके ऊपर बाकी तो बहस खत्म ही नहीं होनी कि ये मेलाफाइडी है या स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो तो आप में लगे रहेंगे, उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बहरहाल आइन कानून के मुताबिक देखें, असल जो मुद्दा है वो ये है मेरे ख्याल से, जो अपोजिशन, देखें मुल्क जो है वो टर्न अराउंड करके अब स्टेबिलिटी की तरफ पहुंच चुका है, अब ग्रोथ के सफर के अंदर है। अब आप महंगाई की शरह ले लें, 2.4% पे आ चुकी है। 9 साल पिछले आप निकाल, कम तरीन शरह है। आपके रिजर्व बढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह रिजर्व भी आपके आने वाले चंद महीनों में पाकिस्तान का रिकॉर्ड कायम होगा फॉरेक्स रिजर्व का। आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपका जो रुपया है वो मुस्तहकम है। मैं नहीं कहता दूध शहद की नहरें बह रही हैं, बिल्कुल नहीं बह रही, लेकिन आगे हम उस रास्ते की तरफ चल पड़े। अभी हमने ये अचीवमेंट हमारी ये हुई है, तो अब ये जो है ऑपोजिशन ने दोबारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाना शुरू कर दी है। भाई, थोड़ा सा लोगों को कोई सांस, कोई सुख का सांस लेने दें, कोई उम्मीद अच्छी की पैदा करें। आए आप बताएं हमें कि एक्सपोर्ट्स और मजीद हमने कम बढ़ाई है, इसको ज्यादा कैसे बढ़ाना था। हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब तक नहीं आई, उसको तेजी से कैसे लेके आना है। कोई इस चीज के ऊपर अवाम को लेके चलें, बजाय कि आप जो है एक के बाद दूसरा, एक कहता है हमने सूबे के रास्ते बंद कर देने, अब कह रहे हैं जी दोबारा इलेक्शन कराएं। तो क्या हमारा ये जो मुल्क है इसके अंदर यही लड़ाई झगड़े चलते रहने? भाई, ऑपोजिशन का भी काम है कि हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर भरपूर तनकीद करें। हमें पता है हम कहाँ गलत हैं और कहाँ हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन हर वक्त सिस्टम को लपेटने की बातें कर करके कोई मैं समझता हूं कि भाई क्या इससे हासिल उसूल होना है। कभी कोई हुकूमत गिरी है आप ये सड़कों के एहतजाज से, कोई आप अब एक जमात कहती है जी पैसे ना भेजें, तो ये कौन सी सियासत आप कर रहे हैं? कोई काम की सियासत करें यार, जो एक आदमी से जिसको मिले। जी
जी राणा साहब आप साथ ही रहिएगा। कमरा साहब मैं आपके पर छोड़ के जा रहा हूं कि वो गवर्नमेंट जो है वो तैयार है, वो कहती है जी ठीक है एक फेयर एंड जबरदस्त किस्म का शफाफ किस्म का इलेक्शन करवाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वो 2029 में होगा। तो अगर आप वाकई तैयार हैं तो 2029 के इलेक्शन के लिए आप बैठ जाएं गवर्नमेंट के साथ। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कमरा साहब, गवर्नमेंट का ख्याल यह है कि वाकई ही इलेक्शन के सिस्टम को ठीक करना चाहिए और उससे ही पाकिस्तान प्रोग्रेस कर सकता है, लेकिन वो 2029 के लिए करने के लिए तैयार है, इमीडिएटली नहीं। लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का क्लेम था या दावा था या जो मुतालबा था वो ये था कि फौरी तौर पर यह गवर्नमेंट खत्म हो और फौरन इलेक्शन करवाएं। तो राणा साहब 2029 में इलेक्शन करवाना चाहते हैं। 2029 में ये इलेक्शन कराना सिटिंग गवर्नमेंट का काम नहीं होता अभी तक जो दस्तूर है, तो फिर तो ना ही समझिए ना। हाँ चौधरी साहब फिर ना ही समझिए। तो ऐसा है कि अगर तो बात बाकी खदोखाल बन गए इस अलायंस के, फिर इलेक्शन करवाना पड़ेगा। देखिए ये बाज हल्के ऐसे हैं कि बड़े मतलब उसमें बहुत मोतबर नाम आते हैं, अगर इवन वो भी खुल गए ना तो फिर जो है ना वो बेइज्जती जी नहीं खराब हो गई, तो फिर वो होगा कि बेइज्जती जी नहीं खराब हो गई। तो मतलब हमने इधर एक हल्का खुल, किन हल्कों की बात कर रहे हैं सर आप? 15 जो है ना कमरा साहब किन हल्कों की बात कर रहे हैं? मैं मोहतरम नामों की, जो हमारे जैसे नहीं, मैं तो हमसे मोतबर और मोहतरम नामों की, वो छोड़े ना नाम फिर अब नहीं लेते ना किसी के भी, तो वो मतलब खामखा फिर इज्जत खराब हो जाती है। और उसमें ऐसा है कि जिस वक्त अभी तक तो शायद पर्दा पड़ा हुआ कि जोरावर आपके साथ हैं, कल कहीं पे जोरावर आपके साथ ना हुए या कहीं पे जोरावर को जनाब से शिकायत हो गई तो पहले वही हल्के खुलेंगे। ये बेहतर ये होता है कि हम इस निज़ाम को ठीक कर लें। मईशत का बराह रास्त ताल्लुक जो है वो सियासत के साथ है। इस मईशत इसलिए सही नहीं हो रही कि हमारी सियासत ठीक नहीं हो रही। द मोमेंट जो है ना वो एक पार्टी को गवर्नमेंट दी जाती है तो दूसरे चूंकि नाराज होते हैं, उनके साथ ज्यादती हुई होती है, तो वो एहतजाज करते हैं। कल हम थे, आज भी हम भी हैं और हमारे साथ वो भी हैं जो कल गवर्नमेंट में थे। तो ये मुनासिब तरीका ये होगा कि हम इस नतीजे पे पहुंच जाएं कि हम सियासत को ठीक कर लेते हैं, ईमानदाराना कर लेते हैं, उसमें बाहर की मुदाखलत जिनकी नहीं होनी चाहिए वो बंद कर देते हैं या उनको मिन्नत कर लेते हैं कि बंद कर दो भाई, सारे पाकिस्तानी हैं, और उसके बाद जो है मामलात को दुरुस्त समत में चलाते हैं। सारे मिलजुल के तय कर लेते हैं कि 5 साल जो भी हुकूमत आएगी 5 साल उसको हुकूमत करने दी जाएगी, मगर एक दुरुस्त इलेक्शन के नतीजे पाकिस्तान आगे जाएगा। पाकिस्तान ने कामरा से ये आपने ये भी क्लेम किया था कि 20 के करीब हल्के हैं केपी के अंदर जहां सीटें जो हैं वो JUI की उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया या उनको हरवा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे देंगे सीटें। डॉक्टर साहब का क्लेम ये है कि इतनी सीटें तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट ज़्यादा है ही नहीं, 2 या 3 सीटें जिसके ऊपर आपने क्लेम किया हुआ। ना इससे ज़्यादा है मेरे पास। मैं बलूचिस्तान का तो आपको, क्योंकि मैं बलूचिस्तान का रहने वाला हूँ, यहाँ एग्जैक्ट मेरे पास फिगर्स होती हैं। वहाँ कोई और दोस्त लीगल साइड को देख रहे हैं, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं होगी, मगर केसेस फाइल हुए हैं। और केसेस बाज़ जगह अगर नहीं भी फाइल होते तो हम खुद इलेक्शन इतना टेक्निकल मामला इलेक्शन पिटिशन का कि उसको साबित करना, इलेक्शन में धांधली होती है मगर उसको साबित करना जो है वो उससे भी ज़्यादा टेक्निकल होता है। अब जो बलूचिस्तान से जो है 2-4 केसेस गए हैं उसमें 1-2 जो है ना वो सस्टेन हुए हैं, बाकी सारे टेक्निकल डिसमिसल हुई है। मुझे पता है कि वहाँ पे भी धांधली थी मगर वो पिटिशनें सही ड्राफ्ट नहीं हुई थी, इतनी टेक्निकल उसमें जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है टेक्निकलिटीज़। तो ये फाइल हुई है। आप अगर डॉक्टर साहब को अगर रिकॉर्ड चाहिए होगा तो मैं खैबर पख्तूनख्वा के दोस्तों से, अपने जो मेरे साथी हैं पार्टी के, मैं उनको बता दूंगा कि कुल कितनी पिटिशनें फाइल हुई हैं, मगर फाइल हुई हैं, और अगर नहीं फाइल हुई है तो उसकी रीज़न भी मौजूद होती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, ये जो 8 फरवरी को आप एहतजाज कर रहे हैं, अब कहा यह जा रहा है कि जी हम मीनार पाकिस्तान पे ये एहतजाज करना चाहते हैं, गवर्नमेंट ज़ाहिर है अलाउ नहीं कर रहे, तो उसके बाद कहा जा रहा है कि हमारा प्लान B ये है कि फिर तमाम अजला के अंदर हम एहतजाज करेंगे। तो ये अगर एक जगह एहतजाज नहीं कर पा रहे आप तो तमाम अजला में कैसे करेंगे डॉक्टर साहब?
देखिए, मैं थोड़ा सा करेक्शन के लिए पंजाब में टोटल जो इलेक्शंस जो हुए हैं वो 297 सीट्स पर हुए। जी। उनमें से 95 के ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने फाइल किए हुए। ये ऑलमोस्ट 33-35% बन जाती हैं कि जिनमें डिस्प्यूटेड है। पंजाब में, ठीक। सिंध में 130 में से 50 के ऊपर है, ये तकरीबन 40-45% पे है। केपी में 115 में से 29 के ऊपर है, ये लेस देन 20% बन जाती हैं। और जो बलूचिस्तान है 51 में से 37 है, ये तकरीबन 70% प्लस पे इनके अंदर मुतजाद वो चीज़ें जो चीज़ें, ठीक है। मैं इसको आगे फर्दर डिवाइड भी कर सकता हूँ। जब हम नेशनल असेंबली में भी आते हैं उसमें भी केपी में 15 या 16% है, बाकी सब में 35 और 40% से ऊपर डिस्प्यूटेड है। इस्लामाबाद में 100% है। मैं फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड नहीं, देखिए मैं उसे नहीं कह रहा, मैं उनसे एग्री कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं उनसे एग्री कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में धांधली हुई है। केपी में हम खुद बैठे हुए हैं 3/4 मेजॉरिटी के साथ, हम तब भी कहते हैं केपी में धांधली हुई है। हम जो 25 सीट्स केपी में आउट ऑफ कितने हैं, आउट ऑफ 25 के ऊपर हम कह रहे हैं कि हम आपका ख्याल ये है कि 100% सीटें आपके पास? हमारा ये ख्याल है कि 2 के अलावा केपी में 2 के अलावा बाकी सारी हमारी हैं। ये हमारा वो है, उसमें भी तो इसका मतलब ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो वॉश आउट कर दिया ना? नहीं, हमने सबको वॉश आउट किया है टेक्निकली। मौलाना का सूबा था, मैं ख्याल में नहीं, दो हैं मौलाना है वहां पे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना साहब, और दैट इज वन ऑफ द थिंग्स कि जिसमें हमारा और मौलाना साहब का वो है। लेकिन मौलाना साहब को जो सबसे ज्यादा मौलाना साहब को जो नुकसान हुआ है वो उनको बलूचिस्तान में हुआ है। नहीं, सबसे ज्यादा नुकसान पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा मौलाना फजलुर रहमान साहब की सीट्स थी। आगे और यहां से बलूचिस्तान में गया हुआ है ये जेयूआई ये पार्टी, लेकिन अगर वहां से आपने मौलाना को वॉश आउट कर दिया तो फिर मौलाना के साथ क्यों लगे हो? देखिए बात ही हो जाती है, बात इसकी नहीं है कि हम उनके मुखालिफ हैं या वो हमारे वो हरीफ हैं या जो भी है। बात इशू की है, इशू है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की। इशू है कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पे बेस करती है। इशू ये है कि अगर हम वो नहीं करते तो उससे ऐसे लोग आ जाते हैं वो हुकूमत में कि जो मैं मिसाल अभी आपको देने वाला था पहले ग्रे बैग में, वो ये कि देखिए मेडिकली जब आप एक फैमिली के अंदर जो रिश्तेदार होते हैं जब उनकी शादियां हो रही होती है तो 1 या 2 सेशन के बाद कजन मैरिजेस, फर्स्ट कजन मैरिजेस होती हैं, 1-2 के बाद आपके अंदर चांसेस जो एक जिसे हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है, वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ठीक है, वो लोग पैदा होना उनके ज्यादा हो जाते हैं। पिछले 45 सालों में जो पाकिस्तान में हुआ है उसमें आज जो उन 2 जमातें हैं ना, उन लोगों ने बेसिकली यही काम किया, फैमिली के अंदर ही करते गए। तो वहां पे अभी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बेसिकली पॉलिटिकली डाउन सिंड्रोम वाले हैं, मेंटली रिटार्डेड हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के ये हशर है। हो क्या रहा है, मैं बता रहा हूं ना, हो क्या रहा है, बाप की जगह बेटे को बिठा रहे हैं, बाप चला गया बेटा आ गया, किसी की फौतगी हो गई तो बेटे को दे दी सीट, फलाना हो गया तो बेटी हो गई है। अगर आपके अंदर वो खून नहीं है तो आप वो चीफ मिनिस्टर बन नहीं सकते हो, अगर आपके अंदर वो खून नहीं है तो आप प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते हो, अगर आपके अंदर वो खून नहीं है। ये सारी चीजें पॉलिटिकली डाउन सिंड्रोम बन गया है पाकिस्तान के अंदर, और यही वजह से कि 45 साल में, और मैं आपको आज बता देता हूं, आखिरी बात, ये चौथा बजट पेश करने वाले हैं, अभी तक इन्होंने 1% जीडीपी को नहीं टच किया। ये चौथा बजट है पाकिस्तान तहरीक के जमाने में, चौथे बजट तक हम 6.1 जीडीपी पर चले गए थे। ये आज भी इतना उनके पास ज़र मुबादला नहीं है जितना हम 2022 में छोड़ गए थे। ठीक हो गया। वैसे राणा साहब दोनों सवाल आपके पास हैं कि आप इकोनॉमी का ढिंडोरा पीट रहे हैं, वो कहते हैं चौथा बजट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी आपने जीडीपी को इंप्रूव नहीं किया, और दूसरा ये कहते हैं कि डाउन सिंड्रोम का शिकार हो गए आप। वाकई ऐसा है? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राणा साहब आपने सवाल तो सुन ही लिया, इशू आपने सुन ही लिया, अब आप जवाब खुद ही दे दें बजाय इसके कि मैं दोबारा रिपीट करूं इसको। देखिए, मैं अब जिस तरह की इन्होंने वो बात की, एक पागल आदमी अपने आप को थप्पड़ भी मारता है और मुक्के भी मारता है। जो पीटीआई की सियासत है उसके अंदर अगर आप देखें कि ये कहना कि अपने मुल्क के अंदर जो है वो पैसे बैरून मुल्क
पाकिस्तानी ना भेजें, ये अपने आप को थप्पड़ मारने के मुतरादिफ है। तो ये सियासत तो पीटीआई कर रही है। अभी पीटीआई वाले कहते हैं कि हम अपने सूबे के रास्ते बंद कर देंगे वफाक के साथ और दूसरे सूबों के साथ, तो ये भी अपने आप को थप्पड़ मारने के मुतरादिफ है। जो पागल आदमी होता है वही ऐसी बात करता है। तो रिटार्डेड की इन्होंने बात की, ये तो मुझे रिटार्डेड सियासत तो इसको कहते हैं। अच्छा, फिर आगे आ जाएं, अपनी फौज के ऊपर जो है वो जलाओ घिराव करना, जिना हाउस को जला देना, जो GHQs है उन पे हमला आवर होना, ये भी अपने मुंह पे थप्पड़ मारने के मुतरादिफ है। तो ये सियासत और ये रिटार्डेशन तो खान साहब ने इंट्रोड्यूस कराई। तो मेरे ख्याल से अपने गिरबान में अगर झांकें तो जिस तरह की IMF को खत लिख देना कि मुल्क को कर्जा ना दे, दूसरी तरफ डिफॉल्ट के नारे लगाना, ये भी अपने आप को थप्पड़ मारने के मुतरादिफ है कि हम अपने ही कपड़ों पे आग लगा दें। तो ये सियासत जो रिटार्डेड सियासत है वो तो पीटीआई हर रोज करती है और इनको और कुछ समझ भी नहीं आ रहा, आगे भी यही कुछ ये करने जा रहे हैं। तो एक तो ये बुनियादी वजह है जो मैं समझता हूं कि ये जो ग्रैंड अलायंस ऑपोजिशन का बन रहा है, ये नहीं इनके साथ चल सकता, क्योंकि इनकी सियासत और JUIF की सियासत तो मुख्तलिफ है। ये इनको अपने मुल्क के अंदर आग लगाने का इनको शौक है, दूसरों को नहीं है। तो सबसे पहले इसका तो ये जवाब जो इन्होंने जो पूरी एक कहानी सुनाई उसका ये जवाब है। दूसरा क्या सवाल है जी आपका? ठीक। अच्छा, दूसरा सर ये फरमाइएगा कि 8 फरवरी का जो एहतजाज है, आप देखें वो मीनार पाकिस्तान पे जलसा करना चाहते हैं, आप अलाउ नहीं कर रहे। जब मीनार पाकिस्तान पे अलाउ नहीं करेंगे तो फिर वो पूरे पंजाब के अंदर हर जिले के अंदर जलसा करेंगे, तो आपके लिए मुनासिब नहीं, आप इनको एक जगह बैठने दें, वहां पे जलसा करने दें, वो उसके बाद जलसा खत्म हो जाएगा, बजाय इसके पूरे सूबे के अंदर आग लगवा लें आप। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं जावेद चौधरी साहब, बिल्कुल आईनी हक है हर जमहूरी जमात का कि वो जलसा करे, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक तो ये मैचेस शुरू हो रहे हैं लाहौर के अंदर, उससे पहले बेलारूस के जब सदर आए हुए थे तो अदालत ने इनको मना किया था आप ना आए इस्लामाबाद, लेकिन उसके नतीजे में हमने क्या रिजल्ट क्या मिला, 150 पुलिस वाले एहलकार जख्मी हो गए, 40 गाड़ियां जो हैं वो जला दी गई, शहीद हुए पुलिस वाले। और फिर उसके बाद इन्होंने एक झूठी कैंपेन लॉन्च की कि पता नहीं कितने लोग जो हैं वो मैसेकर हो गया है। तो जिस जमात का अभी हालिया चंद हफ्तों पहले ये रवैया हो, उससे पहले 9 मई के वो मुर्तकिब हों, ठीक है, फिर भी मैं कहता हूँ जमात है, अभी आज भी ये एग्जिस्ट करती है, जमात यहाँ मौजूद है, इसका वोट बैंक भी होगा। तो ये बिल्कुल लोकल इंतज़ामिया का जो है वो राइट है कि इनको उस एहतजाज के ऊपर इजाज़त दें या ना दें, और अगर वो नहीं देते तो ये अदालत में चले जाएं, अगर अदालत से नहीं मिलती तो ये एहतजाज ना करें, और अगर फिर भी ये एहतजाज करते हैं इजाज़त ना मिलने के बावजूद, तो फिर मेरे ख्याल से ये राइट होगा बिल्कुल कि इस एहतजाज को ना होने दिया जाए। जब आप पुरानी इनका जो रिकॉर्ड, जो वायलेंस का एक रिकॉर्ड है, उसको आप देखते हैं तो देखें। दूसरी बात ये मैं फिर ये कहूँगा कि ये अपना रास्ता ये बुकला गए, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना इन्होंने शुरू कर दिया और ये कोई और काम नहीं कर रहे, और पाकिस्तान पे भी कुल्हाड़ी मार रही है। ठीक, कामरान साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो 8 फरवरी को एहतजाज हो रहा है, JUI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस एहतजाज में शरीक होगी या नहीं? कल के मामलात का मुझे दुरुस्त तौर पे पता नहीं है, मेरी मौलाना साहब से कोई राब्ता नहीं हुआ, मैं चूंकि आ गया यहाँ पे, तो कल अगर कोई डेवलपमेंट हुई हो तो मुझे नहीं पता, मगर बज़ाहिर एक आम फहम आदमी के मैं ये समझता हूँ कि 8 फरवरी के डिसीजन में हम शरीक नहीं हैं। तो अब हमसे जो है ना वो अगर अचानक जो है ना वो अगर कल अगर कोई फैसला हो गया तो फिर मेरी बात गलत होगी, मगर जब हम किसी डिसीजन में शरीक नहीं है और उस एहतजाज में हम चले जाएं, मेरा ख्याल है कि हमारे से अलग बात होगी। और एक और बात जो मुझे जो है ना वो पिंच करती है कि अगर कोई ऐसा फैसला JUI के पार्ट पे होता तो यकीनन मौलाना साहब कल फरमा देते जब उन्होंने मीडिया से बात की है, तो इसका मतलब कि नहीं शरीक होंगे। ये चूंकि एक जमात का अपना फैसला है या इनके इत्तेहाद का अपना फैसला है, ये करें, फिर हम मजीद जो है ना ये इत्तेहाद जो है ना अभी तक मतलब ये बनने के अमल में है, इसके खदोखाल वाजे होने हैं, ये अभी तक पता नहीं है कि ये पुराना इत्तेहाद कंटिन्यू करेगा, नया बनेगा, उसका नज़म क्या होगा, उसके मकासद क्या होंगे,
उसमें हम किस हद तक अपने आप को एक दूसरे के साथ पाबंद करेंगे, आया कोई डॉक्यूमेंट तैयार होगी इस हवाले से, नहीं होगी, ताकि हम सब उसमें पाबंद हो जाए। ये चीज़ें अभी तय होनी है। तो इसको मेरा ख्याल है कि इस 8 फरवरी को ये अपने तौर पे अगर फैसला नहीं हुआ तो इनको अपने तौर पे वो करना चाहिए। देन जो है ना, जब बातें तय हो जाएं, क्लियर हो जाएं, फिर यकीनन दूसरे भी उसमें शरीक होंगे, जो मामलात होंगे या सब मिलजुल के तय करेंगे। जी बिल्कुल ठीक। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब देखें, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं पाकिस्तान के अंदर और सियासी इख्तलाफात भी हैं, बाकी इख्तलाफात भी हैं, लेकिन ये जो ट्रंप साहब फ़लस्तीन के ऊपर एक स्टैंड ले रहे हैं, गज़ा के ऊपर कब्जा करने के बारे में उन्होंने आज ऐलान किया है, तो इसके ऊपर तो कम से कम तमाम सियासी जमातें इकट्ठी बैठ सकती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, तो इसके ऊपर तो बैठ जाएं इकट्ठे आप कम से कम। मैं वो लव नहीं कहना चाहता, लेकिन इसके लिए बड़े गट्स चाहिए होते हैं ये बात कहने के लिए। आज हमें एक स्टेटमेंट की कमी महसूस हो रही है कि जो धड़ल्ले से UN में खड़े होके इन चीजों को उठाता था, और आज अगर आप पैलेस्टीनियन से पूछेंगे कि उनकी लड़ाई कौन लड़ता था, वो क्या गया इमरान खान। तो आज एक स्टेटमेंट आप नहीं वो कर ले। ये गवर्नमेंट डरी हुई है। अभी बात कर रहे थे ये लोग, राणा साहब बात कर रहे थे, क्या इस गवर्नमेंट ने, आज क्या तारीख है, 5 तारीख है, कौन सा दिन है, कश्मीर का दिन है, इन्होंने कुछ किया? वैसे आज इन्होंने बाकायदा तकरीर की है मुजफ्फराबाद में जाके प्राइम मिनिस्टर ने। अब सुनते जाएं। 2014-26 में ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिफ्यूज टू मीट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस लीडर्स। आगे सुने, जुलाई 14, 2015 हुर्रियत लीडर अली शाह गिलानी रिफ्यूज टू इनवाइट पाकिस्तानी पीपल ईद मिलन पार्टी में। आगे सुने, 2015 ये जो शंघाई मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ refused to give a joint statement or discuss anything or say anything about Kashmir. ये खड़े होके जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं यहाँ पे, आपको और मुझे और अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। जहां पे जाके बात करना होता है वहां पे जाके इनकी बोलती बंद हो जाती है, इनसे वो कागज गुम जाते हैं। राणा साहब को शामिल करें। राणा साहब, मसला ये है कि सर अगर मैं तकरीर से कश्मीर आजाद नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं विद डेट्स, विद इवेंट्स। तो आपका ख्याल है कि कश्मीर अगर आजाद नहीं हो रहा तो कसूरवार ये है? नहीं, देखिए, कश्मीर अगर आजाद नहीं हो रहा कसूरवार ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, कश्मीर जो आजाद नहीं हो रहा उसमें ओवरऑल हिस्ट्री अगर आप देखिए, उसमें पूरे मैं पाकिस्तान के जितने भी हैं, हम लोग अपनी इंटरनल लड़ाई में फंसे हुए हैं, हम लोग यहाँ पावर स्ट्रगल के पीछे फंसे हुए हैं। इकट्ठे होके बात तो करें ना, कश्मीर पे बात कर ले या गजा पे बात कर ले, इकट्ठे तो हो, इकट्ठे तो अक्ल होगी तो राणा साहब, वो बेसिकली अकल की कमी जिसकी वजह से इकट्ठे नहीं कर पा रहे आप। जी राणा साहब, देखिए, वो मुज़ाकरात से जो भागे हैं उन्हीं में ही अकल की कमी नहीं हो सकती, कमी होगी ना, या जो पार्लियामेंट में मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। देखिए, बात बड़ी सिंपल है। जब खान साहब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए थे और वापस आए थे और इतने खुश थे कि वर्ल्ड कप, उनको लग रहा था कि उन्होंने दोबारा से वर्ल्ड कप जीत लिया है, तो उसके बाद ही इंडिया ने एनेक्स किया मकबूजा कश्मीर को, उसका स्टेटस तब्दील किया। तो इन्होंने क्या किया? देखिए, बात यह है कि नंबर 1, गजा के ऊपर अगर आ जाएं तो ये बिल्कुल एक गलत स्टेटमेंट है, और मेरा नहीं ख्याल कि जो मुस्लिम उम्मा है और जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इसकी इजाज़त देंगे। हमें भी कोई इस पे स्टेटमेंट फॉरेन ऑफिस को, मैं समझता हूँ, देनी चाहिए कि गजा का जो फलस्तीनियों का राइट है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आ गई स्टेटमेंट, पूरी मुस्लिम, कनाडा की तरफ से आ गई, सऊदी अरेबिया के वली अहद की तरफ से आ गई, पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। हाँ, नहीं, मैं समझता हूँ कि स्टेटमेंट आनी चाहिए और शायद कल तक आ भी। लेकिन दूसरी बात, मैं लेकिन कह रहा हूँ कि कंडेमेबल है। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मौकफ, वो एक बिजनेसमैन है, वो बार्गेन करता है और वो ऊपर से आता है और फिर वो देखता है कि कहाँ जो है वो टक लग जाए। तो ये उनके मौकफ बड़े तेजी से तबदील होते हैं। बहरहाल उनकी कंडेमेबल स्टेटमेंट है, हम उसको कंडेम करते हैं।
देखिए, जहां तक कश्मीर की ठीक। बात है, आज प्राइम मिनिस्टर ने डायलॉग की बात की। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें दोबारा लेने चाहिए। इसी तरह मियां नवाज शरीफ ने जब डायलॉग की बात की थी तो वाजपेयी मीनारे पाकिस्तान आ गया था, और ये तब एक बड़ी बड़ी अचीवमेंट थी फॉरेन डिप्लोमेसी की। लेकिन आप फिर जानते हैं कि उसको किस तरीके से सैबोटाज किया गया। बहरहाल ये आज का जो अगर कोई निचोड़ है तो डायलॉग की बात प्राइम मिनिस्टर ने की, और मैं समझता हूं कि ये एक बेहतर रास्ता है। जी ठीक। और कामरान साहब, ये कम से कम गजा पे तो पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो सकता है, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो सकती है। मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान साहब ज़्यादा मोतबर शख्सियत हैं, वो तमाम सियासी क़यादत को इकट्ठा करके कम से कम इसके ऊपर तो एक स्टेटमेंट दिलवा सकते हैं। देखिए, हमने इसमें अपना किरदार अदा किया। मौलाना साहब का इसमें गज़ा के हवाले से या JUI का एक काफ़ी रोल रहा है। हम वो जो होना चाहिए था शायद वो भी नहीं, वो तो नहीं कर पाए। हमको होना तो ये चाहिए कि हम सारे मुसलमान चूँकि भाई हैं, हमको एक जिस्म की तरह होना चाहिए, हमको उनके साथ शाना बशाना होना चाहिए था। मगर आप मुल्की हालात या बैनुल-अक़वामी हालात, मगर मैं जानता हूँ कि उसमें जिस हद तक जो ना हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी खेले हैं, और जो हम इमदाद दामे दुरमे सखने कर सके हैं वो हमने किया है। अब भी जो है ना वो कोई गवर्नमेंट अगर तैयार हो तो ना सिर्फ बाकी जो है ना बैनुल-अक़वामी मामलात बल्कि मुल्क के मामलात पे भी कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस होल्ड की जा सकती है कि सबको इकट्ठा किया जाए, प्रोवाइडेड ये कि आप जो है ना वो निज़ाम को दुरुस्त करने पे तैयार हो जाए। जब तक निज़ाम दुरुस्त नहीं करेंगे आप सियासत का, उस वक्त तक बाकी मईशत दुरुस्त नहीं होनी है, तो पाकिस्तान फिर इसी तरह के मामलात में चलता रहेगा। आप तय करिए कि हमने सब ने इकट्ठे होकर चलना है, कुछ असूल बना लेते हैं, और 77 साल हमारे हो गए हैं असूल बना के कि भाई हम चीज़ों को फेयर और फ्री कर देते हैं। बैनुल-अक़वामी मामलात में भी जिस तरह से हमने चलना है और जो मुल्की मामलात में भी चलना है, उसके बाद जो है ना सारे इक्कठे होकर सब उसके हाथ मजबूत करेंगे। जिसको बिल्कुल सही बात है। मैं कामरान मूसा साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि कम से कम हम कश्मीर इशू है या फिर गजा का इशू है, फ़लस्तीन का इशू है, उस पे तो हम सब इकट्ठे हो सकते हैं, और अगर हम उस पे भी इकट्ठे नहीं हो सकते तो फिर मेरा ख्याल है हम कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।